मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है या हमारा जो टॉपिक है वो है परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर, यानी डिस्टिंक्शंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। स्पष्टतः ऐसा कोई विभाजन विषय में कोई समय विशेष का विभाजन नहीं है। यद्यपि अध्ययन की सुविधा के लिए या यूं कहें कि विषय के अंदर जो परिवर्तन परिलक्षित हुए उनके माध्यम से उन परिवर्तनों सहित विषय को समझने के लिए आधुनिक युग में संपूर्ण राजनीति विज्ञान को सामान्यतः दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। उसमें से एक तो है परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा है आधुनिक राजनीति विज्ञान। यद्यपि अपने मूल रूप में राजनीति विज्ञान तो एक ही विषय है, लेकिन निरंतर जो विकास है उसके द्वारा वो आधुनिक युग में उसमें जो विशिष्ट लक्षण दिखाई पड़े, जिसके कारण विषय में जो परिवर्तन देखा गया, उसके आधार पर इसे समझने के लिए विभाजित किया गया है। या सरल शब्दों में कहें तो जब हम पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हैं तो परंपरागत मान्यताओं के संदर्भ में करते हैं तो उसे परंपरागत राजनीति विज्ञान कहा जाता है, और जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन आधुनिक मान्यताओं के संदर्भ में करते हैं तो उसे हम आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण राजनीति विज्ञान के अध्ययन को दो दृष्टियां हैं, एक तो है परंपरागत दृष्टि और दूसरी है आधुनिक दृष्टि, यानी एक ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। और इन्हीं के नाम पर जो है संपूर्ण राजनीति विज्ञान का वर्गीकरण इस तरीके से कर दिया गया है। अब इसको हम अगर समझें इनके अंदर क्या अंतर है या यूँ कहें कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, तो हम सामान्यतः देख सकते हैं कि पहला तो अंतर ये है कि समय की दृष्टि से, यानी कालक्रम की दृष्टि से यदि देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसकी पृष्ठभूमि में ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि वो अलग आया हो या इसका विकास अलग हुआ हो, ये क्रमशः एक के बाद आगे की प्रक्रिया है। इस दृष्टि से इन दोनों वर्गों के राजनीति विज्ञानों में कालक्रम के आधार पर अंतर किया जा सकता है। और इतिहास की दृष्टि से जो परंपरागत विषय है उसका जन्म प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य थे उनकी राजनीति के अध्ययन के लिए हुआ। जैसा भी माना भी जाता है कि विषय का जो प्रारंभ है यूनान से जो है या यूनानी राजनीतिक चिंतन से माना जाता है, और वह 20वीं सदी में प्रथम विश्व युद्ध के काल तक अपने विभिन्न आयामों में विकसित होता रहा, किंतु उसकी मूल प्रवृत्ति राजनीतिक तथ्यों और घटनाओं के दार्शनिक, मूल्यात्मक और विधिक अध्ययन की रही। तो ये उसकी जो विशेषताएं रही, इनके आधार पर उसे उसके स्वरूप को परंपरागत कहा गया। जैसा कि देखा गया कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य के काल में राजनीतिक परिस्थितियों में गंभीर परिवर्तन आए। बौद्धिक स्तर पर भी ये अनुभव किया जाने लगा कि ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं, इन नई परिस्थितियों में जो राजनीतिक समस्याएं आ रही हैं उनकी व्याख्या करने में और उनका समाधान प्रस्तुत करने में विषय के अंदर जो क्षमता है वो दिखाई नहीं दे रही है, यानी विषय इसके अंदर कहीं ना कहीं अक्षम सिद्ध हुआ है। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण दुनिया में राजनीतिक मानचित्र में न केवल गंभीर परिवर्तन हुए, अपितु जटिल जो परिवर्तन हुए या जटिल प्रकृति की जो राजनीतिक समस्याएं आई, आंदोलन हुए, तो उनके पश्चात जो कुछ समस्याओं का समाधान राजनीतिक स्तर पर किया जाना था वो परंपरागत राजनीति विज्ञान या राजनीति की जो पुराना स्वरूप था उसके माध्यम से नहीं हो पाया। तो यह तीव्रता से अनुभव किया गया कि आधुनिक युग की राजनीतिक परिस्थितियों और समस्याओं के अध्ययन के लिए राजनीति विज्ञान को अपने जो उसका अध्ययन क्षेत्र है आवश्यक परिवर्तन उसे करना चाहिए, और राजनीतिक तथ्यों को और उसकी घटनाओं के उसके अध्ययन करने के लिए और ज़्यादा जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं उनको अपनाना चाहिए, ताकि राजनीति का जो विश्लेषण है या राजनीतिक विश्लेषण अधिक व्यक्तिनिष्ठ की बजाय वस्तुनिष्ठ हो सके।
तो इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक तथ्यों और घटनाओं का जो अध्ययन है एक नए दृष्टिकोण के साथ किया जाना प्रारंभ हुआ और तब जाकर संपूर्ण राजनीति विज्ञान के उस भाग के निर्माण की सही मायने में शुरुआत हुई जिसे हम आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं। इस तरीके से काल अवधि की दृष्टि से अगर देखें तो इन दोनों के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। जैसा कि लियो स्ट्रॉस ने कहा कि जिस प्रकार परंपरागत भौतिक शास्त्र का स्थान नाभिकीय भौतिक शास्त्र ने ले लिया, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स ने ले लिया, ताकि अणुबम की राह से आणविक युद्ध आ सके, उसी प्रकार ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की जगह नवीन या आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसको ग्रहण करना है, ताकि हम उस अणुयुग के खतरे से मानव की रक्षा कर सकें। इसी तरह जो दूसरा अंतर अगर हम इसका ध्यान से देखें तो इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं उसके अंदर भी हमें अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा विषय मानता है जो राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित है। जैसे कि हमने इसकी शुरुआत में डेफिनेशंस को देखा, इनकी परिभाषाओं को देखा कि राज्य क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है। तो परंपरागत राजनीति वैज्ञानिकों ने कहा, किसी ने कहा ये राज्य का अध्ययन है, किसी ने कहा सरकार का अध्ययन है, किसी ने कहा कि राज्य और सरकार इन दोनों का अध्ययन है। जैसे लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के प्रसंग में मानव के जीवन का अध्ययन करता है। तो उनका जो अध्ययन था, उनकी जो डेफिनेशंस थी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में, यानी परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं थी उसके अंदर केवल राज्य और सरकारों को शामिल किया गया। किंतु यदि हम आधुनिकतावादी विचारकों को देखें तो उन्होंने राजनीति विज्ञान की उपयुक्त ढंग से जो परिभाषाएं की हैं वो इस तरीके की परिभाषाओं से असहमत थे। और इन आधुनिकवादियों का मानना था कि अपने मूल रूप में राजनीति विज्ञान उपरोक्त जो विषय वस्तु से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि यह मानव के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित विषय है। उन्होंने इसका दायरा बढ़ा दिया। उनकी डेफिनेशंस के अंदर जो नजर आया उसका वो था महत्वपूर्ण रूप से मानव व्यवहार और उसका सही तरीके से अध्ययन किया जाना। तो आधुनिकवादियों ने राजनीति विज्ञान को मानव क्रियाओं के अध्ययन, कभी शक्ति के अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन, इनसे उसे जोड़ा। तो उनकी डेफिनेशंस के अंदर और आधुनिकवादियों की जो परिभाषाएं थी उनमें काफ़ी अंतर था। इसी तरह अगर हम इनके अध्ययन क्षेत्र को देखें तो इनके अध्ययन क्षेत्र में भी हम जो है आराम से पता कर सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंस है। परंपरावादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है वो अत्यधिक सीमित था। राज्य और उसके एक अंग के रूप में सरकार का अध्ययन जो था उनके लिए वो महत्वपूर्ण था। यह शासन की प्रणाली, उसके अलग अलग अंगों, उनकी नीतियों और कार्यों का अध्ययन करते हैं। यह यूँ कहें कि सरफेसियल अध्ययन, सीमित अध्ययन, उनका जोर अत्यधिक सीमित और संस्थागत अध्ययन का, केवल संस्थाओं को देखना, उनको अध्ययन करना, उनका समझना। यह व्यक्ति और राज्य के संबंधों पर विचार करता है। मुख्य बात यह है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है उन्होंने अपनी उपरोक्त जो विषय वस्तु है यानी अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन मूलतः दार्शनिक, ऐतिहासिक, मूल्यात्मक, कानूनी या विधिक और औपचारिक रूप से वे लोग करते हैं। उनका जो अध्ययन क्षेत्र है वह अत्यधिक सीमित है, संस्थागत है। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो अपने अध्ययन क्षेत्र में इन सब के अतिरिक्त भी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को, शक्ति को, राजनीतिक व्यवस्था को, निर्णय निर्माण प्रक्रिया को, इन सभी के अध्ययन को इनके साथ साथ स्थान देते हैं। यानी उनका अध्ययन क्षेत्र का जो दायरा है वो अत्यधिक व्यापक हुआ। तो ये भी उल्लेखनीय है कि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है अपनी उपरोक्त विषय वस्तु का अध्ययन दार्शनिक, मूल्यात्मक, ऐतिहासिक, कानूनी और औपचारिक रूप से नहीं करता, बल्कि वो अपनी विषय वस्तु का अध्ययन मुख्यतः व्यवहारवादी और प्रक्रियात्मक ढंग से करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने वाली जो संस्था है यानी कार्यपालिका हुई, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उनके विधिक संगठन और विधिक प्रक्रिया की तुलना में उनके पीछे या उनको जो प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स हैं उनके अध्ययन के अंदर अधिक रुचि लेता है। यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को, राज्य की शक्ति को, निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, वो कौन सी बातें हैं, वो इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल हैं। इसी तरह इसका जो एक अलग तरीके से हम देखें, इन दोनों में एक और भी अंतर है, वो है इनकी नेचर यानी प्रकृति के बारे में।
यानी राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में भी इन दोनों की सोच में अंतर है। जहाँ परंपरावादी जो राजनीतिक विचारक हैं वो विषय में पर्याप्त मतभेद उनका रहा है कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से एक विज्ञान है या फिर नहीं है। जैसे बकल हैं, कॉम्टे हैं, एडमंड बर्क हैं, इन सब ने इस विषय को विज्ञान नहीं माना। लेकिन हॉब्स हुआ, मॉन्टेस्क्यू हुआ, फाइनर हुआ, जेम्स ब्राइस हुआ, जेलिनेक, इन सब ने इस विषय को विज्ञान माना है। तो ये उल्लेखनीय है कि इन परंपरावादी विचारकों ने भी राजनीतिक विज्ञान को एक ऐसे विज्ञान के रूप में मान्यता दी जो मूल्य निरपेक्ष नहीं होता है और जो पूर्ण, निश्चित और विश्वसनीय जो भविष्यवाणियाँ करने में वो समर्थ नहीं है। इसकी तुलना में जो आधुनिकवादी थे उन्होंने इस विषय को स्पष्ट रूप से एक साइंस मान लिया, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान होते हैं। उन्होंने इस सामाजिक विज्ञान को जो है एक विज्ञान बनाने का प्रयास भी किया। तो उनकी जो प्रकृति है, उन्होंने विषय का जो नेचर है उसकी प्रकृति से ही उसे एक विज्ञान माना, और जिसका कि वस्तुनिष्ठ और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव है। यद्यपि आधुनिकवादियों के द्वारा ये जो बात अपनाई गई या विषय की प्रकृति के संबंध में जो विचार रखे गए, इसके कारण उन्हें थोड़ा आगे नुकसान भी उठाना पड़ा और अपनी सोच में और अपने क्षेत्र में आगे जाकर परिवर्तन भी करना पड़ा। तो कैटलिन हुए, लॉसवेल, कार्ल डायच आदि, इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक टेक्निक्स यानी साइंटिफिक टेक्निक्स का विकास जो है वो किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों की प्रकृति में स्पष्ट है हमें अंतर नजर आता है कि परंपरावादी विषय की प्रकृति के रूप में इसे कैसा मानते हैं और आधुनिकवादी किस तरीके से मानते हैं। अब यदि अध्ययन पद्धतियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी इन दोनों ही दृष्टिकोणों में अंतर है। दोनों ही दृष्टिकोणों के द्वारा अध्ययन के लिए जो अध्ययन पद्धतियाँ अपनाई गई उनमें भी अंतर है। जैसे परंपरावादी हैं, उन्होंने अपने विषय के अध्ययन के लिए जो पद्धतियाँ अपनाई उनमें मुख्यतः है दार्शनिक पद्धति, काल्पनिक पद्धति, नीतिशास्त्रीय पद्धति, इतिहासवादी या ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी या विधिक पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति और तुलनात्मक पद्धतियाँ मुख्य रूप से उनके द्वारा अपनाई गई। और ये सभी अध्ययन पद्धतियाँ अपनी प्रकृति से ही साइंटिफिक पद्धतियाँ नहीं हैं। परंपरावादियों ने या विचारकों ने इन सब पद्धतियों के प्रयोग के द्वारा अमूर्त, व्यक्तिनिष्ठ और मूल्यात्मक निष्कर्ष निकाले, जबकि जो आधुनिकवादी थे उनकी जो पद्धतियाँ हैं वो इनसे थोड़ा अलग हैं। वो हैं अनुभविक पद्धति। उनके द्वारा जो अपनाई गई मुख्य पद्धतियाँ थी उनमें मुख्यतः हैं अनुभविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंतर अनुसंधात्मक या यूँ कहें कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धतियाँ और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड के द्वारा जो है राजनीतिक ज्ञान का वो अध्ययन करने पर जोर देते हैं। और परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से उनकी जो पद्धतियाँ हैं वो अधिक साइंटिफिक हैं और भिन्न हैं। वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वास्तविक अर्थ में राजनीति का विज्ञान विकसित किया जा सके। इस दृष्टि से आधुनिकवादी राजनीतिक समस्याओं को बताने के लिए वेरिएबल्स की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तथा प्रतिमानों का वो प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक अध्ययन पद्धतियों की दृष्टि से इन दोनों में अंतर हमें देखने को मिलता है। मूल्यों की दृष्टि से भी अगर हम देखें, वैल्यूज़ की दृष्टि से, तो भी इन दोनों में अंतर है। जहाँ जो परंपरावादी विचारक हैं वो राजनीतिक जो तथ्य हैं उनकी तुलना में वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए उनका जो सारा अध्ययन है वो मूल्य प्रधान अध्ययन है और मूल्यों का संबंध मुख्यतः स्वयं व्यक्ति से होता है। इसलिए उनका जो अध्ययन है उसे व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन भी हम कह सकते हैं। जबकि जो आधुनिकवादी हैं वो मूल्यों के मामले में थोड़ा सा अलग विचार रखते हैं। उनका जो अध्ययन है वो मूल्य संबंधी पूर्वाग्रहों से दूषित होता है। यानी पहले से ही मानकर चलते हैं कि यदि हम अध्ययन करेंगे और मूल्यों का प्रयोग करेंगे या मूल्यों से प्रभावित होंगे तो हमारा जो अध्ययन है वो निरपेक्ष या यूँ कहें कि निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा जो अध्ययन है वो पूर्णतः मूल्य निरपेक्ष हो। यद्यपि ये आगे जाकर उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हुआ और जब आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद की तरफ बढ़ा तो उन्हें अपनी इस सोच में परिवर्तन करना पड़ा। लेकिन मूल्य की दृष्टि से हम अगर बेसिक बात करें परंपरावाद और आधुनिकवाद में अंतर की, तो परंपरावाद मूल्य के सापेक्ष है, मूल्यों का प्रयोग करता है, उन पर अत्यधिक जोर देता है, और आधुनिकतावादी मूल्य निरपेक्ष जो अध्ययन है उसके समर्थक है। अब अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य की दृष्टि से भी इन दोनों में भिन्नता है।
जैसे परंपरावादी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को मानव हित का विषय माना है। वे राजनीति विज्ञान का उद्देश्य पृथ्वी पर मानव जीवन को भौतिक और नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ और सुखमय बनाया जाए ऐसा मानते हैं। लेकिन आधुनिकतावादी विचारकों ने राजनीति विज्ञान का उद्देश्य राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति माना और उनका हमेशा ये उद्देश्य रहा कि इस विषय को और अधिक साइंटिफिक बनाया जा सके। तो इस तरीके से हम जो है कई स्तरों पर इन दोनों में अंतर देख पाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कालक्रम की दृष्टि से अंतर, परिभाषा की दृष्टि से अंतर, अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से अंतर, राजनीति विज्ञान की प्रकृति या उसके नेचर के बारे में उनकी सोच का अंतर, अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर और मूल्य संबंधी अंतर और राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के बारे में अंतर। इन सब के आधार पर इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं कि परंपरावाद और आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। यदि हम संक्षेप में देखें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में ये सभी अंतर हमें देखने को मिलते हैं।